हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 5th ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस सिंगल वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो भी प्योर NCERT से। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कहाँ से, किस ईयर में, किस टॉपिक से, किस लाइन से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बार जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यूनिट 5th की बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर आते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे और आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट के बारे में जरूर लिखा होता है, जो हमने हर यूनिट के अंदर करवाया। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको बता दो कि इससे पहले वाले सभी 15 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। आप चैनल पर वीडियो सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं वो है अल्फोंसो कोटी। अब इनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ हुई थी 1888 के अंदर। अब इनके बारे में छोटा सा पैरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अल्फोंस कोटी जो है वो इटालियन एटोमोनिस्ट थे और वाज बोर्न इन कब हुए थे 1822 में। अब यहाँ पर जब इन्होंने जो है अपना साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये स्टडी करते थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल के अंदर। जो रेप्टाइल का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी स्टडी से इन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद में इनकी जो अटेंशन चली गई वो कहाँ पे चली गई, जो मेमेलियन की ऑडिटरी सिस्टम के अंदर, जो मेमेलियन होते हैं उनका जो ऑडिटरी सिस्टम होता है उनके अंदर उनके जो चली गई क्या अटेंशन की, उसके अंदर वो स्टडी करने लगे। अब 1851 में जो है उन्होंने एक पेपर जो है वो पब्लिश किया और उसके अंदर उन्होंने जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कोक्लिया के अंदर जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो आपके हेयर सेल्स होते हैं उनके बारे में और उनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया था। अब ये हेयर सेल्स क्या करते हैं, ये जो साउंड वाइब्रेशन होती है इसको नर्व इंपल्स के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। तो ये जो उन्होंने ऑर्गन के बारे में बताया था सब कुछ, हेयर सेल वगैरह के बारे में, इसी के नाम पे अल्फोंसो कोटी के नाम पे इस ऑर्गन को लिखा गया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्लियर है, ये चीज इन्होंने बताई थी और ये इनका डेथ कब हुई थी 1888 के अंदर। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में 2 बार। इस टाइप से साइंटिस्ट वगैरह से यहाँ से पर्टिकुलर नहीं आया पर आ भी सकता है, तो ये भी हमें पढ़ना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके टॉपिक्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, फिर एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं। जनरली 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप मान सकते हो कि आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो हमारे पास मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है, एक इंट्रो होता है, वो क्या है। तो ये पैराग्राफ जितने भी NCERT में दिए इसके अंदर सिंपल पहला क्या होता है, इंट्रो दिया होता है। अब आपको ये पता है कि फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हम काफ़ी समय से, जब से बायोलॉजी स्टार्ट की है फर्स्ट चैप्टर से, तब से ये पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा फूड होता है उसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं हमारे फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है बट वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होती है। अब जो भी हम फूड लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, तो वो करता क्या है, जो फूड होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। किस लिए, ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर कोई टिश्यू उसको रिपेयर करना है तो उसके लिए भी ये चीजें प्रोवाइड की जाती है। फूड के अलावा हम जो एक चीज और यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो है वाटर को। अब वाटर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा ये जो वाटर होता है वो डिहाइड्रेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उससे भी प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए। पर आपको ये पता है जो हम फूड के अंदर मेजर कंपोनेंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, इनका क्या करना पड़ता है, ये होते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और इनका क्या करना पड़ेगा, इनका करना पड़ेगा ब्रेक डाउन, यानी इनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल कंपाउंड के अंदर पहले करेंगे, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, उनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, उनका ब्रोकन डाउन करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर जो वो कन्वर्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, यही डाइजेशन कहलाता है। तो चैप्टर का हेडिंग है डाइजेशन और उसकी डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने को क्या कहलाते हैं, डाइजेशन कहलाते हैं। और ये काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसको 2 तरह से करता है, एक मैकेनिकल तरह से और एक बायोकेमिकल तरह से। मैकेनिकल जैसे मान लो हमारा
टीथ है। अब टीथ क्या करेगा, जब भी कोई फूड आता है हम उसको ब्रेक डाउन करने वगैरह में, तो वहाँ पे सारा मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है टीथ का। उसके बाद में आगे एंजाइम्स वगैरह होते हैं बहुत सारे जो वहाँ पे चलते हैं, वो केमिकल वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। तो इस टाइप से दो प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, देन हम ग्लैंड्स वगैरह कौन सा केमिकल और कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ में लगने वाले एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो उसको आप फूड पाइप भी बोलते हो, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो स्टार्ट होगी आपके माउथ से और कहाँ तक चलेगी, पोस्टीरियर एनस तक वो चलेगी। क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, फूड पाइप भी बोला जाता है। अब हम स्टार्टिंग से लेकर पूरा एनएस तक का प्रोसेस देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी हमारी माउथ से। अब माउथ में सबसे पहले क्या आ जाएगी, बक्कल कैविटी या फिर जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अब ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी, दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो हमें टीथ देखने को मिलेगा और एक हमें टंग देखने को मिलेगी। टीथ हमारे में कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं एडल्ट के अंदर। और जो टंग होती है वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है। क्लियर है। अब हम सबसे पहले टीथ देखते हैं, देन हम बात करेंगे टंग के बारे में। सबसे पहले कौन से आते हैं, टीथ आते हैं, फिर ये तो टंग आती है। तो पहले टीथ से स्टार्ट करते हैं। जो टीथ होता है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जो जॉ बोन होती है, क्लियर है, जॉ बोन जो होती है उसके अंदर सॉकेट बने होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और इस टाइप का जो टीथ जहां पर सॉकेट जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड हो, इस टाइप को बोला जाता है थीकोडोंट। याद रखना है, नीट 2018 में आ चुका है, आगे बताऊंगा कैसे। क्लियर है। इसके अलावा जो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वहां पे 2 सेट होते हैं टीथ के पूरी लाइफ साइकिल में। पहले आप देखते हो कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो पहला टीथ का सेट होता है वो गिर जाता है, देन एक परमानेंट टीथ आता है। तो जो पहला टीथ होता है उसको बोलते हैं टेम्परेरी या फिर मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ बोलते हैं। वो रिप्लेस हो जाता है और वहां पर आ जाते हैं परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। और इस टाइप को बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या मतलब, डाई का मतलब 2, 2 प्रकार के जो है वो यहाँ पर टीथ सेट आते हैं। पहला आता है टेम्परेरी और मिल्क टीथ जो कि चिल्ड्रंस में होता है, छोटे बच्चों में होता है। एंड देन आता है हमारा एडल्ट टीथ। क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं। अब जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है ना, कौन, एडल्ट ह्यूमन बींग जो होता है ना, उसके अंदर अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें ना तो वो होते हैं 32। अब ये जो 32 टीथ होते हैं ये भी टोटल 4 डिफरेंट टाइप से होते हैं और इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स, तो यहाँ पे टीथ है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब ये जो 4 टाइप से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर को आई को, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से बोला गया। अब यहां पर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अरेंजमेंट होता है ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और यहाँ पे एक डेंटल फॉर्मूला दिया जाता है ह्यूमन के अंदर 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। अब ये कैसे दिया जाता है, ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए अपर टीथ का दिया हुआ है, आपका जो अपर वाला पूरे टीथ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं उसको बिल्कुल सेंटर से कट करूँ, जो आपके सामने वाले 2 टीथ दिखाई दे रहे हैं उसके बीच से अगर कट करें तो ये हाफ हाफ पोर्शन मैंने कट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ तो यहाँ पे नीचे वाला होगा और वो भी ऐसे कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहले 2 टीथ 1 और 2 जो नंबर दिए वो क्या है, इंसीजर हो गए। 3 नंबर वाला कैनाइन हो गया, 4 5 वाले प्रीमोलर हो गए, 6 7 8 वाले क्या हो गए, मोलर हो गए। तो अब लिखा कैसे जाता है, देखो इंसीजर क्या हो गए, 1 और 2 वाले हो गए तो कितने हो गए 2, कैनाइन कितने हो गए 3 नंबर वाला 1, प्री मोलर देखो 4 और 5 वाले 2 और मोलर 6 7 8 यानी 3। ऐसे ही अपर में होंगे। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लोअर वाले में होंगे तो वो भी कैसे होंगे 2 1 2 3। इस टाइप से ये लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब याद रखना ये होता है एडल्ट का, यानी ये होता है परमानेंट टीथ का। पर आपसे कोई पूछ ले कि मिल्क टीथ का क्या डेंटल फॉर्मूला होगा, क्या मिल्क टीथ के अंदर भी इतने ही होते हैं, तो यहाँ पर इससे आपका 2015 और 2017 में क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे टेम्परेरी या फिर मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ जो है उसके बारे में पूछा गया था। तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, उसका होगा 2102 अपॉन में 2102 ये होगा। अब देखिए यहां पर सेम है, इंसीजर 2 है तो यहां पर भी इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है तो कैनाइन भी यहां पे 1 है। अब यहां पे क्या नहीं है, प्री मोलर नहीं है, प्री मोलर यहां पे 2 है बट यहां पे प्री मोलर 0 है, और यहां पे मोलर 3 है और यहां पर मोलर जो है वो केवल 2 है। क्लियर है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर जो है वो लिखा है हमने 2102 अपॉन में 2102, तो ऊपर वाले काउंट करिए 2 2 4 1 5, ये कितने हो गए 5। ऐसे ही 2102 ये भी कितने हो गए 5 हो गए। अब इसको इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से 2, क्योंकि हाफ हाफ का लिया है तो ये भी 10 आ जाएंगे, ये भी 10 आ जाएंगे, ऐड करेंगे तो टोटल 20 टीथ निकल के आएंगे।
क्लियर है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में टीथ होते हैं, जो मिल टीथ होते हैं, उसमें 20 टीथ होते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया था कि एक छोटा बच्चा है, उसके जो डेंटल चेकअप हुआ तो कौन से टीथ नहीं मिलेंगे। तो देखिए 2 1 0 0 कौन से प्रीमोलर, तो प्रीमोलर नहीं मिलेंगे। अब ये 32 काउंट कर लिए, तो ये देखिए 32 काउंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इस डायग्राम से बताया कि यहाँ पर देखिए ऐसा है, हमने 2 1 2 3 लिया और ऐसे नीचे होंगे 2 1 2 3। अब इतने ही इधर होंगे और इतने ही इधर होंगे। क्लियर है। तो 2 1 इसको ऐड कर लीजिए, ये कितने हो गए 3 3 और 3 कितने हो गए 6 6 और ये कितने हो गए 8 8 इंटू 2 कर लीजिए क्योंकि इतने इधर होंगे, और इधर भी कितने हो गए 8 और 8 इंटू 2 कर लीजिए, इधर भी इतने हो गए। तो 8 और 8 और 8 और 8 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा 32 निकल के आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आए 32 टीथ। उसके बाद में आती है टंग। अब टंग पहले टीथ का देख लेते हैं, सरफेस वगैरह। तो अब ये जो टीथ होता है वहां पर जो है उसके सरफेस पे हार्ड चीविंग होता है जो एनिमल का बना होता है। जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है बहुत हार्ड है, वो एनिमल से बना हुआ है। और ये जो टीथ होती है किस में मदद करते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड के अंदर मदद करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है टंग। अब टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, यानी बिल्कुल फ्री मूव करती रहती है और मस्कुलर ऑर्गन होती है। अब ये फ्लोर से अटैच होती है किसके द्वारा, फ्रेनलम के द्वारा ओरल कैविटी के अंदर। यानी ऐसे टीथ होती है वो पीछे की तरह जो कवर होती है, जो कनेक्ट होती है, वो किसके द्वारा कनेक्ट होती है, फ्रेनलम के द्वारा कनेक्ट होती है। अब ये जो टीथ का अपर सरफेस होता है ना, सॉरी जो टंग का अपर सरफेस होता है ना, वहां पे होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं पेपिलियाई। और कुछ एक पेपिलियाई के पास में क्या होते हैं, टेस्ट बड, जिसके द्वारा हमें जो है वो कैसा बीटर टीथ है या फिर स्वीट है कैसा है, वो जो टेस्ट का पता चलता है वो इन्हीं टेस्ट बड के द्वारा पता चलता है। अब हम एक बार ये कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास दिया हुआ है वो डायग्राम देख लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में आ जाता है आपका माउथ। माउथ के अंदर जो है ओरल कैविटी में क्या आते हैं, आपके टीथ आते हैं और इसके अलावा टंग आती है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपके दिए हुए ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ग्लैंड्स जो दिए हुए हैं, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है फेरिंग्स। देन यहाँ पर ये जो लॉन्ग पोर्शन आता है ये होता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में आ जाता है हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद में अगर मैं पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं केवल, तो यहाँ पे आ जाता है आपका ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है वो क्या है, किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम के जस्ट बाद में हमारा आता है यहाँ पर जेजुनम। जेजुनम के बाद में अगर मैं बात करूं तो आता है इलियम। क्लियर है। और इलियम के बाद में यहाँ पर देखोगे जो वर्मीफोर अपेंडिक्स और सीकम है, यहाँ से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। और यहाँ पर जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में अटैच होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट दिए गए हैं कोलोन का, और उसके बाद में आता है आपका कोलोन के बाद में रेक्टम का। ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जो आपका कोलोन दिया हुआ है, ये कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले आता है असेंडिंग कोलोन, मतलब इस टाइप से असेंड करेगा फूड। फिर आता है ट्रांसफर, यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर फूड करेगा। फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, अब ये ऐसे डिसेंडिंग आ जाएगा। क्लियर है। और देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका सिग्मोइड कोलोन आ जाएगा, ये एस शेप में एस टाइप से बनाएगा। एंड देन जो है हमारा पोर्शन कौन सा आ जाएगा, रेक्टम आ जाता है। एंड देन हमारा एनएस आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने बात की है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल, इसके साथ में जो एक ग्लैंड मैं बता चुका हूँ ये वाला, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। देन हमारा आता है पैनक्रियाज जो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड देन आता है हमारा लीवर, उसके अंदर होता है गोल ब्लैडर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। चलिए, अब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन के अंदर किस टाइप का डेंटिशन मिलता है। तो थिकोडोंट भी मिलता है, डाइफायोडोंट भी मिलता है, इसके अलावा हेट्रोडोंट भी मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है। यहाँ पर हमारा हो गया टंग से आगे कौन सा आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा। अब फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप और एयर पाइप के अंदर। अब फूड और पाइप, एयर पाइप को अलग रखने के लिए, क्योंकि एक के अंदर फूड आ रहा है दूसरे के अंदर एयर आ रहा है, तो उनको अलग अलग रखना पड़ता है। जो ईसोफेगस होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, और जो ट्रेकिया होता है जो आपकी विंड पाइप होती है, वो दोनों की दोनों ओपन होती है फेरिंग्स में। तो उनको अलग अलग रखने के लिए क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो फूड की एंट्री है उसको ग्लोटिस, जो कि विंड पाइप है, उसके अंदर जाने से रोकता है। क्लियर हो गया। अब किस टाइम रोकता है, जब हम फूड को स्वेल कर रहे हैं तो उसी टाइम तो अंदर जाएगा ना फूड ईसोफेगस के अंदर, तो उस टाइम उसको प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, फूड को। किस में जाने से, कि ग्लोटिस यानी जो विंड पाइप की ओपनिंग है वहां पर ना चला जाए फूड, उसको कौन प्रिवेंट करता है, एपिग्लोटिस। ये कार्टिलेजिनस का फ्लैप बना होता है वो।
अब ये फेरिंग्स के बाद में नेक्स्ट पोर्शन आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है, एक थिन और लॉन्ग ट्यूब होती है केवल और केवल, जो पोस्टीरियरली नेक के थ्रू जाते हुए थोरेक्स और डायफ्राम को पास करती है, जो ओपन हो जाता है किसके अंदर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। अब ये जो स्टोमक होता है ये कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब यहाँ पर जो जहां से ईसोफेगस में स्टोमक में जब ओपनिंग आती है ना, तो वहां पे एक स्पिंक्टर आता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमक, ईसोफिजियल यानी जो ईसोफेगस, इन दोनों का जो ओपन हो रहा है वहां पे स्पिंक्टर होता है। जैसे ये डायग्राम रहा आपके सामने, देखिए स्टोमक का। अब ये ईसोफेगस आ रही है स्टोमक के, तो यहां पर एक स्पिंक्टर रहेगा। स्पिंक्टर का मतलब होता है जो केवल वन साइड पैसेज देता है, यानी फूड यहां से एंट्री कर जाएगा, यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है जब वॉमिट किसी को होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंक्टर वो उस साइड जाने को नहीं मना कर रहा था, मतलब उस साइड जाने को एंट्री नहीं देता है, बट फिर भी प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ओपन हो जाता है स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर कुछ इस टाइप से होते हैं। एक यहाँ पर भी स्पिंक्टर होगा जिसको हम पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलेंगे। अब जो स्टोमक होते हैं उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका फंडस, ये जो यहाँ पर गैसेज वगैरह ज्यादातर होती है, ये कार्डियक पोर्शन, ये बॉडी जो कि मेन पार्ट होता है, और ये आपका पाइलोरिक जो कि ड्यूडेनम के अंदर होता है। देखिए सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर मिलेगा जिसको पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलेंगे। अब देखिए सामने आपके लिखा हुआ है द रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। तो ये जो आपका मस्कुलर स्पिंक्टर जिसको गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्पिंक्टर बोलते हैं, ये क्या करता है, ईसोफेगस से स्टोमक में जो ओपनिंग होती है उसको रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए स्टोमक कहां पर प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन में, किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा, कार्डियक। कार्डियक पोर्शन जो होता है वो ईसोफेगस जहां पे ओपन होती है, उसके बाद में फंडिक रीजन आ जाता है, फिर आता है बॉडी कौन सा हो गया, मेन सेंट्रल रीजन हो गया, फिर आता है आपका पाइलोरिक पोर्शन, ये किसमें एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। अब आती है उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर आपके 3 रीजन में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, सबसे पहला ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। उसके बाद में लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, उसके बाद में लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं जेजुनम, एंड देन आता है आपका हाईली कोइल्ड इलियम, फिर उसके बाद में क्या आता है, हाईली कोइल्ड इलियम। ये याद रखना है, तीनों के पोर्शन जो बताएंगे स्माइल जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एज इट इज नीट 2020 में आ गई थी तीनों की तीनों लाइन। तो हाईली कोइल्ड और लॉन्ग कोइल्ड में आपको डिफरेंस याद रखना है, लॉन्ग और कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम है। तो मतलब लॉन्ग पोर्शन जो हो गया वो कौन सा हो गया, जेजुनम हो गया, बट हाईली कोइल्ड पोर्शन कौन सा हो गया, इलियम हो गया। ये भी आपको याद रखना है। फिर मैंने बताया था कि जो स्टोमक होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका ओपन होगा, तो ये लिखा है द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय कौन सा स्पिंक्टर आ गया, पाइलोरिक स्पिंक्टर आ गया। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब कौन सा आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इट कंसिस्ट ऑफ, यहां पर इलियम जो है वो ओपन होगी किसके अंदर, देखिए द इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वापस 3 पोर्शन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन थी किस किस में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम से स्टार्ट होती है। सीकम जो एक स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है जहां पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये भी आ चुका है आपका 2012 में AIPMT में और नीट 2020 में, ये भी आपको याद रखना है। कौन, सीकम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यहाँ पर जो सीकम का प्रोजेक्शन होता है और वहां पे वो बनाता है नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और ये किससे एराइज होता है, सीकम से एराइज होता है। इसके अंदर आपने देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये सीकम है, ये सीकम से एराइज होने वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है। जो डायग्राम आपको बताया था वही सब चीजें चल रही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब जब यहाँ पर आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ जाता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसके बाद आपका सीकम के बाद नेक्स्ट पोर्शन था कोलोन। अब कोलोन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, देखिए इनटू 4 पार्ट। कौन सा, एक असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसफर कोलोन, एक डिसेंडिंग और एक सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद में जो सिग्मोइड कोलोन है, जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ओपन इनटू किस में ओपन होगा, रेक्टम, और रेक्टम किसके अंदर ओपन हो जाएगा, एनएस के अंदर ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी वॉल के बारे में। तो देखिए लिखा है द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर। कितनी लेयर, 4 लेयर। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए
आपके सामने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। अब यहाँ पे कौन सी लेयर है, सिरोसा, सबसे आउटर मोस्ट। देन यहाँ पे मस्कुलरीज, मस्कुलरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। याद रखने का तरीका देखिए, सी आई, सेकेंड वर्ड क्या है, आई, तो आई मतलब इनर, लॉन्गिट्यूडनल में सेकेंड वर्ड क्या है, एल ओ, ओ का मतलब आउटर, तो आउटर में लॉन्गिट्यूडनल, इनर में सर्कुलर होती है मस्कुलरीज के अंदर। फिर आती है आपकी सब म्यूकोसा एंड देन आ गया म्यूकोसा, और ये ल्यूमन है जहाँ से फूड वगैरह जो वो पास होगा। क्लियर हो गया, ये चीजें आपको क्लियर होगी। ओके, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिरोसा के बारे में। सिरोसा होती है आउटर मोस्ट लेयर और बनती है थिन मीजोथीलियम लेयर से। अब मीजोथीलियम क्या होती है, एपिथीलिया बोल सकते हैं विसरल ऑर्गन की। अब विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, विसरल ऑर्गन जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इस टाइप के जो ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोमक भी आता है या फिर जो हमारी पूरा इंटेस्टाइन आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिरोसा के अंदर मीजोथीलियम होता है, इसके अलावा देखिए विद सम कनेक्टिव टिश्यू, तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। तो सिरोसा आपके पूछ ले किस किस से बनती है, तो मीजोथीलियम से, इसके अलावा सम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है कौन, सिरोसा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन आती है हमारी मस्कुलरीज। मस्कुलरीज भी बनती है स्मूथ मसल से। यूजुअली कैसे अरेंज होते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं आपको बता चुका हूं। बट कहीं कहीं पर एट सम रीजन, कहीं कहीं पर जो है वो ऑब्लिक लेयर भी होती है। ऑब्लिक लेयर क्या, जो टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर सर्कुलर के अलावा ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं चले, कहीं कहीं रीजन पे ऑब्लिक लेयर भी मिलती है। किसके अंदर, मस्कुलरीज के अंदर मिलती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में जो थर्ड लेयर थी वो कौन सी थी, सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा लेयर जो होती है वो किससे बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। किससे बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अंदर और क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, ये सब कुछ किसके अंदर मिलते हैं, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर मिलते हैं। क्लियर है। अब ड्यूडेनम के अंदर बात करें तो यहां पर जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर है वहां पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, वो लिखा भी आएगा। क्लियर है, ये याद रखना आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनर मोस्ट जो लेयर आती है वो कौन सी आ जाती है, आपका म्यूकोसा आ जाती है। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है ल्यूमन के अंदर, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो होती है आपकी म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ना, वो बनाती है इररेगुलर फोल्ड, जिसको रगी बोलते हैं, स्टोमक के अंदर। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो इनर मोस्ट लेयर वाले ये जो क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2020 में आ चुका है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, जो इनर लेयर की इररेगुलर फोल्डिंग है ना, उसको रगी तो बोलते हैं स्टोमक के अंदर, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग जो बनाएगी, वो विलाई जो बनाएगी, वो बनाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हमारे स्टोमक होता है उसके अंदर भी म्यूकोसा लेयर से इरेगुलर फोल्डिंग बनाती है, उसको बोलते हैं रगी। बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बना लेती है प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं विलाई, और ये किस में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर जो विलाई होती है ना, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक और विलाई बना लेते हैं, उसी के अंदर प्रोजेक्शन बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो क्या देती है, एक ब्रश बॉर्डर देती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए ये ऐसे विलाई है, क्लियर, ये क्या है, विलाई है। अब इसके अंदर ऐसे सेल्स ऐसे और बना लेते हैं ऐसे, तो अब इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इस टाइप के इनको बोलते हैं क्या, माइक्रोविलाई। इस टाइप से और मॉडिफिकेशन हो जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है उसका एक डायग्राम है। ये विलाई है, ये लेक्टियल है। लेक्टियल क्या होती है, आपकी लिम्फ वेसल्स जो होती है मेन, उसके अंदर कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती है वो है। इसके अलावा आर्टरीज और वेन्स होती है इसके अंदर। फिर यहाँ पे क्रिप्स, ये क्रिप्स क्या होता है, क्रिप्स किसको बोलते हैं, क्रिप्स हम बोलते हैं, यूं मान लीजिए अगर जनरल बोले तो ये पार्शियली अंडरग्राउंड या फिर जो चैम्बर होता है उसको बोलते हैं। पर एनाटोमिकली बात करें तो यहाँ पर जिसको बोल सकते हैं एक छोटा सा डिप्रेशन या फिर नैरो एंड डीप एक जो जगह होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो क्रिप्स होते हैं इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन। तो इस टाइप का ये बनता है आपका विलाई। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूं, देखिए लिखा हुआ है, विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज जो वो होती है, एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल, एक लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है जिसको लेक्टियल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि लिम्फ वेसल्स होती है। इसके अलावा जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है वहां पे होते हैं गोबलेट सेल्स। जो म्यूकोसा की लेयर तो बनी है, ये म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन से ही तो विलाई बनी है, और वहां पे क्या होते हैं, गोबलेट सेल्स विद सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन। अब ये गोबलेट सेल वाला जो वो नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, बट ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, जहां पे मैंने चैप्टर नंबर 7 में आपको बताया था, पेज नंबर 101 या 102 था, जहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई थी। नीट 2020 में वहां से क्वेश्चन आया था।
ठीक है, जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर वहां की बात कर रहा हूं। क्लियर है, तो ऐसे लिंक करके भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई। ये एक विलाई होगी, ये दूसरी विलाई होगी, इनके बीच में ऐसे क्रिप्ट्स बने हुए हैं, तो यहां पर इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन बोलते हैं। यहां से आपका 2017 और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन से, याद रखना है। क्लियर है। अब ये जो चारों लेयर है कौन कौन सी, आपकी सिरोसा, मस्कुलरी, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये मॉडिफिकेशन करती है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह से। एलिमेंट्री क्रैन में स्टोमक में अलग मॉडिफिकेशन मिलेगा, इंटेस्टाइन में अलग मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अलग मिलेगा। क्लियर है। अब जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन है ना, उसके बारे में आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन क्या काम करते हैं। ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन होते हैं ना, यहाँ पे सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होती है। अब इन सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोबाइसाइडल प्रोटीन होते हैं। माइक्रोबाइसाइडल का मतलब होता है जो फूड के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स आ गए हैं जो कि यूजफुल नहीं है, ठीक है, जिनको किल करना जरूरी है, तो इस टाइप के कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं अल्फा डिफेंसिस, अल्फा डिफेंसिस प्रोटीन। इसके अलावा सी टाइप के लेक्टिन्स क्या होते हैं आपके, यहां पे बता रहा हूं, अल्फा डिफेंसिस। क्लियर है। इसके अलावा सी टाइप के लेक्टिन्स, सी टाइप के लेक्टिन्स। क्लियर है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं आपके, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम आप ये भी पढ़ोगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें भी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं ये, तो लाइसोजाइम यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसमें भी होते हैं। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे जाके एक एक करके ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो 3 ग्लैंड मैं आपको बता के आया था। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, देन लीवर होता है, देन पेनक्रियाज होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री के कैनाल के साथ में, और यही तो मिलकर बनाते हैं क्या, आपके पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड ही मिलाते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज होते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सलाइवा। सलाइवा जो प्रोड्यूस किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि होते हैं 3 पेयर्स में। अब पेयर का मतलब हो गया 2, तो यानी 3 पेयर के अंदर होंगे। यहां पे सबसे पहला जो पेयर होता है वो होता है पैरोटिड का, और ये कहां पे मिलता है, चिक में मिलता है। पहला पेयर कौन सा हो गया, पैरोटिड का, और कहां पे मिलता है, चिक के अंदर मिलता है। सेकंड पेयर हो गया जिसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हैं या फिर सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। ये कहां पर मिलते हैं, लोअर जा के अंदर मिलता है। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल। लिंगुअल कहां पे आता है, टंग में, तो बिलो द टंग जो होगा उसको बोलते हैं सब लिंगुअल। क्लियर है। अब ये जो तीनों के तीनों ग्लैंड्स होते हैं, तीनों पेयर के, ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बट ये सलाइवरी जूस को सीक्रेट करते हैं किसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर सीक्रेट करते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा लीवर। अब लीवर जो वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन हमारा स्किन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, ये ग्लैंड है, ग्लैंड को बोलते हैं लीवर। अब यहाँ पे बॉडी वेट की बात करें लीवर की, तो 1.2 से लेके 1.5 kg तक हो सकता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और यहाँ पे इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। अब जैसे आपका अगर मैं बात करूं न्यूरो सिस्टम के अंदर, तो वहां पे जो हमारे मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है। अगर मैं कोई सेल की बात करूं तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। इसी तरह लीवर के अंदर क्या होते हैं, हिपेटिक लोब्यूल होते हैं। हिपेटिक कई वर्ड आए, समझ लेना वो लीवर से लिंक कर रहा है। हिपेटिक लोब्यूल होते हैं। हिपेटिक लोब्यूल कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर के, और यहाँ पर होते हैं क्या, हिपेटिक सेल। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, कोड्स में। जैसे एक रस्सी होती है ना, उस टाइप से, जैसे एक रस्सी होती है ना, इस टाइप से यहाँ पर जो है वो कोड्स की फॉर्म में जो होते हैं वो हिपेटिक सेल्स अरेंज होते हैं, और क्या बनाते हैं, हिपेटिक लोब्यूल बनाते हैं। और ये हिपेटिक लोब्यूल क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है लीवर की। क्लियर है। अब जो एक लोब्यूल होता है, हर एक जो आपका हिपेटिक लोब्यूल होता है वो कवर होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से, जो बना लेता है ग्लाइसोन कैप्सूल। हर एक हिपेटिक लोब्यूल के बाहर थिन कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है, वो बना लेता है ग्लाइसोन कैप्सूल। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद बात करें, ये जो बाइल सीक्रेट करता है, जो लीवर होता है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। किसके थ्रू करता है, हिपेटिक सेल के थ्रू करता है, जो पासेज होते हुए हिपेटिक डक्ट में जाते हैं और वहां पे स्टोर एंड कंसंट्रेट हो जाते हैं थिन मस्कुलर बैग के अंदर, जिसको बोलते हैं गोल ब्लेडर। कहां पे सीक्रेट हो जाते हैं, ये गोल ब्लेडर के अंदर। क्लियर है। अब जो गोल ब्लेडर की डक्ट है, जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ये जो आपकी हिपेटिक डक्ट के साथ में मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीवर है, बट वो हमने बनाया नहीं है यहाँ पे एनसीईआरटी में,
अब यहाँ पे आपको समझाना हूँ, यहाँ पे लीवर से बहुत सारी जो वो डक्ट्स आ रही है लीवर से, इनको क्या बोलेंगे, हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिपेटिक डक्ट। ये बहुत सारी हिपेटिक डक्ट क्या मिलकर बना लेगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेगी। जो लीवर से डक्ट आ रही है वो क्या बना लेगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेगी। ये हो गया आपका गोल ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे जूस आ रहा है ना वो यहाँ पे स्टोर एंड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा डक्ट फ्रॉम द गोल ब्लैडर से, जिसको क्या बोला था, सिस्टिक डक्ट भी बोला था। कहाँ पे बोला था, आप कहोगे कहाँ पे बोला था, ये लिखा हुआ सिस्टिक डक्ट, गोल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों मिलकर जो है, ये आपकी सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। अब यहाँ से देखोगे ये पेनक्रियास से निकलने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट, ये देखोगे इस पोर्शन पे जो है वो दोनों आकर मिल रही है, यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर दोनों आकर मिल रही है, और यहाँ पर ये दोनों की दोनों कहाँ पे जा रही है, ड्यूडेनम के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर इनको जब दोनों मिल जाती है तो हिपेटो जो कि आपकी लीवर से आई है, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास से आई है, तो इसको नाम दे दिया जाएगा हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हो गया। अब ये जहाँ पे ड्यूडेनम में मिल रही है यहाँ पर फिर स्पिंक्टर होगा, जैसे पाइलोरिक स्पिंक्टर पढ़ा था हमने, जिस तरह गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिंक्टर पढ़ा था, यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होगा, उसको हम बोलेंगे स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो देखिए यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, फ्रॉम द बाइल डक्ट। अब आगे लिखा है द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज ए कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये चीज समझ में आ गई, विच इज गार्ड बाय ए स्पिंक्टर दैट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ से आ चुका है 2016 और 2021 में स्पिंक्टर ऑफ ओडाई से। क्लियर हो गया, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो होता है वो एक कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड है मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के अंदर चैप्टर 7 के अंदर हमने पढ़ा था। चैप्टर 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट करो ना, उससे पहले चैप्टर 7 को एक बार क्विक रिवीजन देख लेना वो वीडियो। अब उसके बाद में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं। अभी आप ये कहोगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये बिटवीन द लिम्स ऑफ सी सेप्ट जो ड्यूडेनम था ना वहां पे प्रेजेंट होता है। ये देखो ये ड्यूडेनम आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपका पेनक्रियाज प्रेजेंट है। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या करते हैं, तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा किसका, पेनक्रियाज का, वो एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे वो आगे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन पोर्शन क्या रिलीज करता है, हमेशा हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन ग्लूकागन। इनका क्या फंक्शन है वो चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे। क्लियर होगा, ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। अब जो डाइजेशन ऑफ फूड है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्यों, क्योंकि 2014 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, डाइजेशन ऑफ फूड से। क्लियर है, मैं आपको बताता रहूंगा कि कहां से क्वेश्चन आए हैं, बट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2021 में भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां पर हम देखिए किस किस के बारे में बात करेंगे। तो यानी डाइजेशन कहाँ कहाँ से होगा, जहाँ पे एंजाइम वगैरह फंक्शन करेंगे वहीं पे तो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, यानी माउथ के अंदर सलाइवा के अंदर क्या होता है। देन हम बात करेंगे स्टोमक के अंदर क्या होता है। देन जो हम पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम्स, जो हमने बताया ना पैनक्रियाज एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है, कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, क्या काम करेंगे। देन हम बात करेंगे बाइल जो है, जो हमारा लीवर से आ रहा है वो क्या काम करेगा। एंड जो इंटेस्टाइन के अंदर हमने बात की थी कि गोबलेट सेल वगैरह होते हैं और जो सबम्यूकोसा होते हैं उसके अंदर भी ग्लैंड्स वगैरह होती है, तो वो क्या काम करेंगे और वहां पे कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होंगे, उनका कैसे फंक्शन होगा। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह वो कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे, तो ये सब हम बात करेंगे। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बक्कल कैविटी में जो होते हैं वो 2 मेजर फंक्शन होते हैं। सबसे पहला मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जिसके अंदर फैसिलिटेटिंग ऑफ स्वेलो होती है, यानी सबसे पहले फूड जो उसको अच्छे से मेस्टिकेट कर लिया जाता है, फिर उसको स्वेलो किया जाता है। अब यहाँ पे किस किस का रोल आता है, जो आपका मेस्टिकेशन में टीथ का आता है और स्वेलिंग में टंग भी जो है वो हेल्प करती है। अब टंग इसके अलावा किस में हेल्प करती है, विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। जो टंग होती है वो इसमें भी मदद करती है कि जो भी सलाइवा आ रहा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहां से जो भी सलाइवा वगैरह आ रहा है तो वो उसको पूरा मेस्टिकेट कर जाए और पूरे जो फूड वगैरह उसके साथ में मिक्स हो जाए। अब जो म्यूकस होता है, जो सलाइवा के साथ में होता है, जो सिलाइवा सीक्रेट होता है सिलाइवरी के साथ में, वहां से जो म्यूकस आता है वो किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में, और जो हमारे मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स है उनको एडेयर करने में। मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हम कन्वर्ट कर देते हैं टीथ की मदद से, वो छोटे छोटे बोलस बना लेते हैं, मतलब कुछ एक पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे, फिर 5-10 पार्टिकल फिर इकट्ठा हो जाएंगे, तो इस टाइप से जो इकट्ठा होंगे उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, लुब्रिकेटेड एडेनिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू ए बोलस में। अब ये जो बोलस है इज देन कन्वे इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन। तो यहाँ पे ये जो बोलस है उसको फेरिंग्स के थ्रू होते हुए कहाँ भेज देंगे, हम इसोफेगस के अंदर भेज देंगे। अब आगे लिखा है द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टालसिस, सक्सेसिव वेव्स, यानी इस टाइप से वेव की टाइप में जो मूवमेंट चलेगी, किस टाइप में, इस टाइप की जो वेव की टाइप की मूवमेंट चलेगी वो ईसोफेगस के अंदर चलेगी और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर है, जिसके थ्रू जो बोलस होता है वो कहां पर जाता है, आपका स्टोमक के अंदर जाता है, ये यहीं पे इन्होंने बता दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल करता है कि कितना फूड जो वो स्टोमक के अंदर जाएगा और कैसे जाएगा, वो तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इस टाइप के यहाँ पे बाइकार्बोनेट वगैरह, ये जो आपके होते हैं ये यहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, कौन कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये आपके एंजाइम भी सीक्रेट किए जाते हैं। यानी जो आपका सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं। क्लियर है। अब यहां पे आगे लिखा है द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड स्प्लिटिंग एंजाइम। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुके थे, जो पुराना एआईपीएमटी होता था 2007 में, 2004 वगैरह में, उस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो आपका फूड का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हो जाता है, तो केमिकल प्रोसेस कहां पे स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हाइड्रोलाइटिक एक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज का। एमाइलेज कहीं पे वर्ड है, मैंने आपको बता चुका, स्टार्च से रिलेट करता है वो। तो यहाँ पर अबाउट 30% जो स्टार्च होती है, टोटल जो स्टार्च है उसकी 30% यहाँ पे क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, वही डाइजेस्ट करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप धीरे धीरे फूड को चबा चबा के अच्छे से खाना होता है, ताकि यहाँ पे जो स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज अच्छे से अपना काम कर पाए। और ये जो एंजाइम होता है उसके लिए पीएच होता है ऑप्टिमम पीएच 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक। और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइडेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस में, डाइसैकेराइडेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और उसी की वजह से आपको कुछ देर चबाने के बाद में आपको जो रोटी वगैरह होती है वो मीठी लगने लगती है इसकी वजह से। और जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, लाइसोजाइम जो होता है वो सलाइवा के अंदर एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और ये मैंने बताया था कि ये आपके क्या होते हैं, जो सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबर कोन में, वहां पर भी लाइसोजाइम होता है। क्लियर है। ये यहाँ पे बोला गया स्टार्च और सलाइवरी एमाइलेज की मदद से माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपको याद रखना है, माल्टोज डाइसैकेराइडेज आगे आएगा, इसको भी आगे हम किस में कन्वर्ट करते हैं वो भी आएगा। चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा किसके बारे में, जो बक्कल कैविटी के अंदर जो कुछ था। अब हम बात करते हैं स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जो स्टोमक वाले ग्लैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मेनली 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ये यहाँ पर दिए हुए। अब ये कितने इंपॉर्टेंट है, 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इतने इंपॉर्टेंट है। तो यानी तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे, किसके अंदर होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना जो स्टोमक के अंदर, उनके अंदर सेल्स होते हैं। ये पहला है म्यूकस नेक सेल। जो म्यूकस नेक सेल होगा वो क्या सीक्रेट करेगा, नाम से पता है, म्यूकस को सीक्रेट करेगा। सेकंड, पेप्टिक या फिर चीप सेल, ये किसको सीक्रेट करेगा, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है स्टोमक के अंदर, उसको सीक्रेट करता है। थर्ड आता है हमारा पेराइटल या फिर ऑक्सेंटिक सेल, ये किसको सीक्रेट करता है, HCl, जो हमारे अंदर एसिड होता है स्टोमक के अंदर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको सीक्रेट करता है पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल। इसके अलावा कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है जो बहुत ही एसेंशियल है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। कुछ टाइप के फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल है, किसको, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सभी याद रखने हैं, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं स्टोमक के अंदर कितने टाइम पे फूड स्टोर होता है, और ये जो सेल्स वगैरह जो भी सीक्रेट कर रहे हैं ये कहाँ पे किस टाइप से यूज होता है। तो स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो 4 to 5 आवर स्टोर होता है। और यहाँ पर जो फूड को मिक्स किया जाता है, जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है। एसिडिक गैस्ट्रिक जूस क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl जो वो एसिड है, तो यहाँ पे पूरा जूस ही एसिडिक हो जाता है। उसको पूरा मिक्स किया जाता है फूड के साथ में। कौन सी मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। जैसे आटा, चपाती बनाने से पहले आटे को गूंथा जाता है, उस टाइप से चर्निंग मूवमेंट यहाँ पे होती है। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ईसोफेगस के अंदर थी, स्टोमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट है जो इसकी मस्कुलर वॉल के थ्रू होती है। और इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। कोई चाइम बोलता है, कोई काइम बोलता है, आप अपने हिसाब से देख ले। क्लियर है। अब हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है वो आपके पेप्सिनोजन एंजाइम आते हैं। अब ये जो पेप्सिनोजन है वो प्रो एंजाइम है, यानी एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होता है। तो इसको एक्टिव कौन करेगा, पेप्सिनोजन को।
पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल सीक्रेट कराए, जैसे ही पेप्सिनोजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम, कौन से एंजाइम है, पेप्सिन के अंदर। तो पेप्सिनोजन को HCl जो है वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। अब ये जो पेप्सिन है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्टोमक के अंदर, यानी प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। अब ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, यानी प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, प्रोटियोज और पेप्टोन जो पेप्टाइड्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर ये चीज तो हो गई पेप्सिनोजन की। अब यहां पर आगे बात करते हैं, जो म्यूकस होता है ना, जो स्टोमक के अंदर म्यूकस होता है और कुछ बाइकार्बोनेट जो होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे म्यूकस जो स्टोमक की लेयर होती है उसको ल्यूब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो आपका हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना HCl, जिसका एसिडिक पीएच कितना है 1.8 है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो चीजें प्रोटेक्ट करती है म्यूकस एपिथेलियम लेयर को। क्लियर है। किससे प्रोटेक्ट करती है, HCl से। अब यहां पर ये जो HCl में pH इतना क्यों है, इसको 1.8 इतना एसिडिक रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसी पर जो है वो आपका पेप्सिन जो एंजाइम है, जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन ये एंजाइम है, ये फंक्शन कर पाएगा, यानी ऑप्टिमल pH जो होती है वो बहुत ही एसिडिक होती है पेप्सिन के लिए। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मतलब 1 ईयर से छोटे मान लीजिए आप, तो वहाँ पे रेनिन, RENNIN, रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट के अंदर, जो आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि फर्स्ट 6 मंथ तक जो है वो बेबी को केवल माँ का मिल्क ही दिया जाता है, मदर मिल्क ही दिया जाता है। तो वहाँ पे मेनली मिल्क ही मिल्क आ रहा है, तो वहाँ पे प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो वहाँ पे एक रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्स्ट्रा होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सीक्रेटेड। अब ये जो रेनिन लिखा है ना, रेनिन जो आपका इन्फेंट में होता है, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस जो होता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहां से आपके 2014 में, 15 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप कहोगे इतने सारे 2020 में कैसे आए, 2020 में क्वेश्चन जो वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हर पॉइंट से उठाए गए क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब स्टोमक में क्या क्या था, एक आपका पेप्सिनोजन था और एक आपका रेनिन था और एक आपका लाइपेजेस था स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो यहां तक हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक के बाद में कौन सा आ जाएगा, स्टोमक के बाद में आ जाएगा हमारा पेनक्रियाज क्या करेगा। बट उससे पहले देखिए यहां पर स्टोमक के बाद में हमारा फूड कहां पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जनरेटेड इन द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे बहुत सारी होगी। दिस मूवमेंट क्या करती है, जो फूड मिक्स हुआ है उसको वेरियस सीक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी बहुत सारी चीजें सीक्रेट कर रहा है, उसके साथ में मिक्स करने का काम करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो जाए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर किसके साथ मिक्स कर रहा है, 3 चीजों के साथ। सबसे पहले बाइल के साथ, जो बाइल जूस जो हमारा लिवर से आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रिया से आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से आ रहा है, उन सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट किया जाता है और वहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ गया उसको मिक्स किया जा रहा है। अब क्या क्या रिलीज होती है, सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। क्लियर है। पेनक्रियाटिक जूस में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में, 2019 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए क्या रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये आपको पता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, यहां पर इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। अब इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से है, सबसे पहला ट्रिप्सिनोजन, फिर है काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर उसके बाद में प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब आपको बता दूं ये जो तीनों एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देन आता है आपका एमाइलेजिस, एमाइलेजिस क्या काम करेगा, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उसमें मदद करेगा। फिर आता है आपका लाइपेजिस, लाइपेजिस किस में मदद करेगा, जो फैट्स के ब्रेक डाउन में मदद करेगा। देन आता है न्यूक्लियसिस, किस में मदद करेगा, जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। तो यही तो मेनली चीजें हम लेते हैं और यहां पर इन्हीं को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। क्लियर है। अब ये जो आपके क्या इनएक्टिव है, तो इनको एक्टिव कैसे किया जाएगा, यहां पर जो ट्रिप्सिनोजन है, जो सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा एंटेरोकाइनेज। कौन एक्टिव करेगा, एंटेरोकाइनेज जो है वो एक्टिव करेगा। अब ये एंटेरोकाइनेज कहां से आएगा, ये आएगा आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से।
कहां से आएगा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर है वो सीक्रेट करती है एंटेरोकाइनेज को, और एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है इसको कन्वर्ट कर देता है किस एक्टिव फॉर्म के अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर, और फिर ये जो ट्रिप्सिन होता है ये बाकी आपको काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस इनको एक्टिव कर देता है। क्लियर है, इनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। जो लाइपेजेज है उसको बाइल भी एक्टिव करेगा, बट यहां पे जो आपका मेनली इन्होंने यही लिखा है कि ये जो है विच इन टर्न एक्टिव द अदर एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस, तो हम यही मान के चलेंगे कि जो ट्रिप्सिन है वो बाकी सभी एंजाइम को एक्टिव कर देता है। उसके बाद में जो बाइल जूस होता है, यहां तक तो पेनक्रियाटिक की बात हो गई। अब जो बाइल जूस होता है वो कहां पे सीक्रेट होता है, ड्यूडेनम के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट होते हैं, इसके अलावा बाइल सोल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फोस्फोलिपिड होते हैं, बट कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो ये याद रखना है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। तो फिर बाइल क्या काम करेगा, बाइल जो है वो हेल्प करेगा फैट्स के इमल्सिफिकेशन में। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल वेरी स्मॉल मिसेलीज, यानी फैट्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल मिसेलीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के अंदर। इसके अलावा जो बाइल होता है वो लाइपेजेस को भी एक्टिव करता है। क्लियर है, यहां तक होता है बाइल का काम। अब हम आते हैं इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइनल जो जूस है वहां पर भी एंजाइम्स वगैरह होंगे, और कौन से एंजाइम्स होंगे और सब कुछ क्या होगा और उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पूरा पैराग्राफ आपका कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो AIPMT 2012 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में, और फिर नीट 2021 में यहां से क्वेश्चन आए हैं। बात करते हैं इंटेस्टाइनल और म्यूकोसल। तो इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या होगा, म्यूकोसा एपिथेलियम होगा जिसके पास गोबलेट सेल होंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, चैप्टर 7 में भी था, यहाँ पे भी था। ये सीक्रेट करेंगे म्यूकस को। अब यहाँ पे सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल जो म्यूकोसा है, इसके साथ में यहाँ पर जो गोबलेट सेल है ये मिलकर जो जूस बनाते हैं जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, वो आपका सक्कस एंटेरिकस भी कहलाता है। अब ये सक्कस एंटेरिकस में आपके गोबलेट सेल है, म्यूकस है, जो बहुत सारे एंजाइम्स भी सीक्रेट करेंगे गोबलेट सेल मिलकर। तो यहाँ पर वो कौन कौन से एंजाइम हैं, ये सब कुछ एंजाइम और ये सब जूस सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। और ये जो सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस है, इसके अंदर आपको मिलेंगे एंजाइम्स कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेजेस, जैसे माल्टेज। अब ध्यान दो, मैंने कहा था स्टार्च जो होता है वो सैलेमरी एमाइलेज की मदद से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपने अभी अभी पढ़ा था माल्टोज के अंदर। अब मैंने कहा था माल्टोज और आगे जाके ब्रेक डाउन होगा, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है यहाँ पर ये जो आपके माल्टेज हैं ये ब्रेक डाउन करेंगे। अब डाइसैकेराइडेज में केवल माल्टेज नहीं है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, इस टाइप के जो होते हैं वो होंगे। इसके अलावा डाइपेप्टाइडेज होंगे, लाइपेजेस होंगे और न्यूक्लियोसाइडेजेस होंगे। ये सब कुछ किसके अंदर होंगे, जो इंटेस्टाइनल जूस है वहां पर होंगे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। उसके बाद में बात करती है जो म्यूकस के साथ में और क्या होता है, तो म्यूकस वहां पे बाइकार्बोनेट भी होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, फ्रॉम द पेनक्रियाज, यहां पर देखिए म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। यहां पर पेनक्रियाटिक कुछ बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है और वो म्यूकस के साथ में मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर जो, क्योंकि स्टोमक के अंदर तो कंप्लीट एसिडिक था, वो एसिडिक को आगे एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी वॉल जो होती है म्यूकोसा उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे जो स्टोमक के अंदर pH 1.8 था वो इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो उसको बेसिक कर देते हैं, pH कर देते हैं 7.8, ताकि यहाँ पर जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटीज यहाँ पर होगी। 1.8 क्यों चाहिए था, क्यों, क्योंकि केवल पेप्सिन को कन्वर्ट करना था। यहाँ पर क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अदर एंजाइम्स हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि सब म्यूकोसा लेयर के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, और वो कौन से ग्लैंड्स है, बर्नर ग्लैंड है। 2019 में आवा क्वेश्चन है, सब म्यूकोसा के अंदर कौन सा ग्लैंड है, बर्नर ग्लैंड है। वो भी हेल्प करता है इस चीज को करने में, किस चीज को, प्रोटेक्शन करने में, ल्यूब्रिकेशन करने में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, क्लियर है। सबसे पहले आपके जो पेनक्रियाटिक वाले हैं वो एंजाइम आएंगे, एंड देन जो हमारे इंटेस्टाइनल वाले हैं वो एंजाइम आएंगे, बस ये याद रखना। सबसे पहले देखिए प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हो चुके थे। ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोज कहां से आए, स्टोमक से आए, जहां पे पेप्सिन ने ये काम किया था। इन द टाइम रीचिंग द इंटेस्टाइनल आर प्रोडक्ट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस का रोल आएगा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, मैंने बोला था प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
फिर देखो कार्बोहाइड्रेट इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड स्टार्च वगैरह वो एमाइलेज से बाकी जितनी भी स्टार्च बची थी उसको डाइसैकेराइडेज में कन्वर्ट कर दिया। जो फ्रेट्स थी उसको लाइपेजेस की मदद से ब्रेक डाउन कर दिया डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के अंदर। क्लियर है। फिर जो न्यूक्लियस थे ये अभी तक पैनक्रियाटिक वाले ही चल रहे हैं, आपको ये याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड वाले थे वो न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर ब्रेक डाउन हो गए। अब आते हैं सक्कस एंटेरिकस वाले। सक्कस एंटेरिकस का मतलब क्या हो गया, जो इंटेस्टाइन वाला जूस था वो काम करेगा, वो एंड प्रोडक्ट बना देगा जो भी एबाव से जितने भी बने हैं। अब देखिए क्या हुआ, दिस फाइनल स्टेप आर द डाइजेशन वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम। ये जो होंगे वे म्यूकोसल एपिथेलियम के बहुत ही पास होंगे। क्यों? क्योंकि उसको फिर एब्जॉर्ब भी तो करना है सिंपल फॉर्म के अंदर। तो जो हमारे प्रोटीन जो डाइपेप्टाइड थे वहां पे आएगा डाइपेप्टाइडेजिस और वो कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। उसके बाद में जो डाइसैकेराइड्स थे यहाँ पर देखिए माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इनको माल्टेज जो वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में और सुक्रोज कन्वर्ट करेगा सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज में। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ये आ भी सकते हैं नीट में और कंफ्यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइडेज थे वहां पे न्यूक्लियोटाइडेज आके न्यूक्लियोसाइड बना देगा। अब न्यूक्लियोसाइड जो है ये सक्कस एंटेरिकस से आता है और शुगर प्लस बेस में बना देता है। क्लियर है। और डाई और मोनोग्लिसराइड जो थी वहां पे लाइपेजेस आके सक्कस एंटेरिकस वाला फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है और ये एब्जॉर्बेबल वाले फॉर्म वाले आपके बन चुके हैं। क्लियर हो गया। यानी जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल थे ये ब्रेक डाउन हो गए। तो ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो अब हुए हैं वो ड्यूडेनम रीजन के अंदर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्कर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा का सारा काम कहां पे होता है? ड्यूडेनम के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में बन चुके हैं ये जेजुनम और इलियम जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लिखा है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कोई ज़्यादा कुछ डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है फिर लार्ज इंटेस्टाइन का? तो दो फंक्शन दिए हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, यानी वाटर मिनरल और कुछ एक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सेकेंड है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द एडरिंग द वोस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग फॉर एन इजी पैसेज, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एडेयर करना और उन पार्टिकल्स को पास में रखना और ल्यूब्रिकेट करना ताकि वो इजीली पासेज हो जाए एनएस के थ्रू बाहर, वो काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लिखा था अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीकस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो किसके अंदर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, सीकम के अंदर जाता है। और वहां पर एक वॉल होता है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलियो, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सिकल यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इलियो सिकल उसको वॉल बोला जाता है। अब ये इलियो सिकल वॉल क्या करता है? ये प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, यानी बैक फ्लो ना आ जाए उसको करता है। अब ये जो आपका फूड होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है रेक्टम के अंदर जब तक उसका डिफेक्शन ना हो जाए। अब यहाँ पर जो एक्टिविटीज हमने जितनी भी देखी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, वो एक्टिविटीज जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है। तो जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर ट्रैक्ट वो होती है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल करता है उन एक्टिविटीज़ को, ताकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है उनके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जहाँ पे एग्जांपल दिए देखिए, द साइट स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा, यानी जो साइट स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड ओरल कैविटी के अंदर जब आता है तो वहाँ पे सलाइवा सीक्रेट हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जो सीक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल, और यहाँ पर भी क्या है? न्यूरल सिग्नल की वजह से ये सब कुछ हो पाता है। आगे लिखा है देखिए द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है डिफरेंट पार्ट की एनिमल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होती है, चाहे वो लोकल न्यूरल मैकेनिज्म हो चाहे वो सीएनएस हो। कई बार सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो भी कंट्रोल करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, आपको ये पता है। पैरासिम्पैथेटिक यानी पीएनएस और सीएनएस दो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपकी कौन सी एक्टिविटीज होती है? जो आपकी सीएनएस वाली, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो सीएनएस का रोल तो आना ही आना है। इसके अलावा हार्मोन वाले में तो हम चैप्टर नंबर 22 के अंदर भी पढ़ेंगे। हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है? जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें कितना सीक्रेट करना है, ये लोकल हार्मोन जो आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, वो भी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में। अब आपको पता है कि जो भी हम फूड लेते हैं वो अल्टीमेटली एनर्जी के लिए लेते हैं, और एनर्जी जो होती है उसको मेजर करते हैं हम हीट एनर्जी की फॉर्म में। अब हीट एनर्जी की फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में ही रिलीज होती है या फिर यहाँ पे यूज होती है। क्लियर है। तो जो एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में उनको मेजर करते हैं या तो कैलोरी की फॉर्म में या फिर जूल की फॉर्म में। अब व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी क्या होता है? जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने, मतलब हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देंगे यानी 0 to 1 डिग्री आ जाएगा, तो वहाँ पर 1 कैलोरी जो है वो यूज हो जाएगी। अब कैलोरी जो है वो बहुत छोटी टर्म रह गई, तो उसको थोड़ा सा लार्ज जो हम यूज करते हैं यानी किलो के अंदर यूज करते हैं, यानी किलो कैलोरी या फिर किलो जूल के अंदर। अब किलो कैलोरी और किलो जूल आगे, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 जुड़ गया, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम वाटर को जब हम 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल जो है एनर्जी यूज हो गई। अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो किसको यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पर ये कैसे यूज करते हैं, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, यानी जब आप 1 ग्राम फूड को एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर लोगे। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है एक क्लोज मेटल चेंबर जहां पर ऑक्सीजन जो वो फिल होती है। जब वहां पर एक पूरा मेटल का चेंबर ले लो, उसके अंदर ऑक्सीजन, और उसके अंदर जब आप 1 ग्राम फूड को कंज्यूम करो, मतलब उसको बर्न करोगे, तो उसमें से जितनी जो हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रोस एनर्जी वैल्यू। मतलब टोटल उतनी एनर्जी यूज हो सकती है। बट आपको पता है कि हम हैं ह्यूमन, और ह्यूमन जो होता है वो एक मेटल चेंबर के अंदर तो क्लोज रहता नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन फिल हो। तो यहाँ पर हम जो वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो एक्चुअल अमाउंट की वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। जब हम 1 ग्राम फूड को कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जो कि एक प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। ग्रोस एनर्जी वैल्यू तभी आएगी जब बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? देखो, पहले हम बात करते हैं ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो आती है 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन की बात करें तो वो आती है 5.65 किलो कैलोरी, और वहीं हम फैट की बात करें तो वो निकल कर आती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है। बट अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपकी कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू हो गई है 4 किलो कैलोग्राम, प्रोटीन की हो गई है 4 और फैट्स की हो गई है 9। अब आप देखोगे जो ग्रोस है उससे जो आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो कम है सभी में, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। अब हम बात करते हैं जो भी फूड हम डाइजेस्ट कर चुके हैं उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, और कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा? ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू, और फिर ब्लड के थ्रू होता हुआ हर एक सेल तक जो वो फूड पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर 3 प्रोसेस आते हैं, एक आता है पैसिव, एक आता है एक्टिव, और एक आता है फैसिलिटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव यानी डिफ्यूजन वाला। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड इज, स्मॉल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, या फिर आपके अमीनो एसिड हो गए, या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे क्लोराइड आयन, ये आपके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। याद रखना है, क्लोराइड आयन, कुछ एक ग्लूकोज, बाकी अमीनो एसिड और आपके कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जैसे क्लोराइड आयन वगैरह, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होते हैं वो ब्लड के अंदर जाते हैं। द पासेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सिंपल हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये मूव कर जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेटेड के बारे में। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, कुछ एक ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। 2013 और 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड है, ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पर भी है, यानी ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी आपके एब्जॉर्ब होते हैं, फैसिलिटेटेड के थ्रू भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो फिर हम बात करते हैं एक्टिव के बारे में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो सिंपल ऑस्मोसिस होता है, यानी वही पैसिव वाला ही होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, यानी फ्रॉम लो टू हाई जाता है, और इसीलिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर कौन कौन सा एब्जॉर्ब होता है? वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, monosaccharide like glucose and electrolytes like sodium ion are absorbed into the by this mechanism। अब आप ध्यान से देखिए, अमीनो एसिड और ग्लूकोज है उनमें तीनों ही होता है, पैसिव भी होता है, फैसिलिटेटेड भी होता है और एक्टिव होता है। जो क्लोराइड आयन है उनमें पैसिव दिया हुआ है, जो सोडियम आयन है उनमें एक्टिव दिया हुआ है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं उन वो कैसे होते हैं। अब आपको पता है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड के अंदर।
अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर उनको सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं मिसेलीज। क्लियर है। अब ये मिसेलीज जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जाएगी और वहां पे उनको रीफॉर्म किया जाएगा वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फेट ग्लोब्यूल कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन। अब जो ये मिसेलीज है इनके बाहर एक कोटिंग लगा दी जाएगी। किसकी कोटिंग लगा दी जाएगी? प्रोटीन की कोट लगा दी जाएगी। जब अंदर फेट ग्लोब्यूल है और उसके बाहर प्रोटीन कोट लगा दिए तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और इसके थ्रू जो वो लिम्फ लैक्टियोल के अंदर ये जो काइलोमाइक्रोन होता है वो यहाँ पर चला जाता है विलाई के अंदर और वहां पर जो लैक्टियल के अंदर जाके अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। कौन? फेट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये टेबल दी हुई, यहाँ पर बताया गया कि कौन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स होते हैं जो इसके कम इन कॉन्टैक्ट इन द माउथ आ जाते हैं। इसके अलावा लोअर साइड तक एब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज थाइनिंग। स्टोमक के अंदर मेनली होता है आपका वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल वगैरह मेनली यहाँ पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। किसका? द डाइजेशन कंप्लीट हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं म्यूकोसा ब्लड स्ट्रीम लिम्फ के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर होता है, कुछ एक मिनरल्स होते हैं, कुछ एक ड्रग्स होते हैं जो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू which utilize them for their activities. This process is called assimilation। यानी जो हमने एब्जॉर्ब किया था वो टिश्यू के पास पहुंच चुका है और उसकी एक्टिविटीज के लिए वो यूज किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और यहाँ पर आगे लिखा है द डाइजेस्टिव वेट सोलिफाइड टू कोहेरेंट फीकस इन द रेक्टम एनहेंट ए न्यूरल रिफ्लेक्स। यहाँ पर एक न्यूरल रिफ्लेक्स आता है यानी जो नर्व रिफ्लेक्स आता है causing an urge of desire of its removal. The ejection of the feces in the out through the anal opening is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement। यहाँ पे कौन सी होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो ईसोफेगस के अंदर होती थी वही। लास्ट टॉपिक हमारा डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए किस किस वजह से हो सकता है। पहली बात तो जो बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए और ये सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है जो पैरासाइट आ जाए इंटेस्टाइन के, जैसे टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, जो ये वॉर्म होते हैं, अगर इस टाइप का पैरासाइट आ जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एक जो है हमें डिजीज के बारे में दिया है। सबसे पहले जॉन्डिस दिया है। यहाँ पर लीवर जो वो अफेक्ट होता है, स्किन और आईज वगैरह जो होती है वो येलो हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट जो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं इसलिए। सेकंड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो आपने सबने सुना होगा। यहाँ पर क्या होता है? इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट। जो स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो माउथ के थ्रू वापिस बाहर आ जाता है और ये जो रिफ्लेक्सेशन होती है वो कंट्रोल होते हैं वॉमिट सेंटर जो मेडुला ब्रेन के अंदर होता है उसके अंदर यहाँ पे सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है इसको। इससे पहले जब वोमिटिंग होती है तो उससे पहले नोजिया जो है उसकी फीलिंग भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। जो मेनली डायरिया बोला जाता है इंडिया में ज़्यादातर, जिसको लूज मोशन बोला जाता है कि लूज मोशन हो गया, वो चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे बाउल मूवमेंट होती है उसकी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है उसके अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो डिस्चार्ज होने लगता है। इसको बोलते हैं डायरिया। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लिक्विड जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है बॉडी के थ्रू, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और फूड जो होता है वो काफ़ी कम होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिपेशन। अरे भैया आपको कब्ज है क्या? ये वाली एड आपने सुनी होगी। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, जो फीकस मैटर होता है वो विद इन द कोलन जो होता है वहां पर रिटेन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो पीछे आपने पढ़ा था कि वहां पे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और उसके बाद वहां से डिस्चार्ज किया जाता है, बट कॉन्स्टिपेशन में कोलन लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है एनसीईआरटी में। एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलर, यहाँ पे भी बाउल मूवमेंट जो वो इरेगुलरली हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में नाम में ही पता चल रहा है कि फूड जो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फूड जो होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमें भूख नहीं और हमारा पेट जो है वो फुल है। अब इनडाइजेशन कैसे हो सकता है, या तो इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, यानी एंजाइम का सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर एंजाइटी में बहुत आप ज़्यादा प्रॉब्लम आपने ये कभी फेस की होगी, या फिर फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, या फिर स्पाइसी फूड अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी उसकी वजह से इनडाइजेशन हो सकता है। अब इसके अलावा एक और आता है हमारे पास, वो है पेम। अब पेम जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है डेफिशिएंसी रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिसेंट में जो वो नीट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ेगा।
अब पेम क्या होता है, ये होता है डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल कैलोरी। जो टोटल कैलोरी हमें रिक्वायरमेंट होती है या फिर प्रोटीन, इनकी अगर जब कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिएंट्स, यानी प्रोटीन और एनर्जी जो है उसकी कमी हो जाना, दैट इज पेम। क्लियर है। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है इस चीज की कमी हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो पेम है ये बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। किस टाइम पे, ड्यूरिंग ड्रोट में, फेमेन या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल जब होता है तब। अब ये कहां कहां पर हो चुका है इससे पहले, दिस हैपेंड इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में हो चुका है जब लिबरेशन वॉर हुआ था। इथियोपिया में हो चुका है जब यहाँ पे ड्रोट कंडीशन बहुत ज्यादा आई थी मिड 18 में। अब इसमें होता क्या है पेम के अंदर, तो यहाँ पे ये जनरली जो अफेक्ट करता है इन्फेंट को और चिल्ड्रंस को। और इसमें दो चीजें होती है, एक होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वेसिकोर। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जनरली किस में मिलेगा, इन्फेंट और चिल्ड्रन में मिलेगा। और आपको पता है वही जाके आगे जो हम वो नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं, तो अगर उन्हीं के अंदर ऐसी चीज आ रही है तो बहुत सीरियस ये चीजें हो सकती है। मेरेस्मस और क्वेसिकोर को देखते हैं, एक एक पैराग्राफ डेडिकेट किया गया। यहाँ मेरेस्मस है और यहाँ है क्वेसिकोर। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, यहाँ पर दोनों की कमी हो जाना, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, मतलब दोनों की कमी है, ना प्रोटीन मिल रहा है ना कैलोरी मिल रहा है। और ये किस में मिलता है, इन्फेंट में मिलता है जो लेस देन ईयर एज होते हैं। अब इसमें कैसे याद रखते हैं, ईयर में क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर में क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। तो एम से ही मंथ्स और एम से ही मेरेस्मस, ये मेरे याद रखने का तरीका है, आपका अलग हो सकता है, आपकी मर्जी है। और इसमें हो जाती है कमी दोनों की। अब ये कमी कैसे हो सकती है, अगर जो मदर का मिल्क है वो जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए अदर फूड के साथ, यानी उसको और कुछ देने लग जाए, मदर का मिल्क प्रॉपरली उसको नहीं मिला है और कुछ देने लग जाए, और जो फूड दे भी रही है ना उसमें दोनों की कमी है, उसमें ना प्रोटीन है और ना ही कैलोरिक वैल्यू है। तो ऐसा फूड अगर बेबी को मिल रहा है, इन्फेंट को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मेरेस्मस हो सकता है। अब ये किस रीजन से हो सकता है, दिस ऑफन हैपन इन इफ मदर जो है उसको सेकंड प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर सेकंड चाइल्ड बर्थ हो चुका है, जिसकी वजह से जो ओल्डर इन्फेंट है वो स्टिल अभी भी बहुत यंग है और वहां पर उसी टाइम पे जो सेकंड चाइल्ड बर्थ हो गई और उसको पूरा मिल्क नहीं मिला है। अब मेरेस्मस में क्या होता है, देखिए प्रोटीन डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज होती है वो उनमें कमी आती है। इसके अलावा एक्सट्रीम इमेशिएशन, अब इमेशिएशन क्या होता है, इमेशिएशन का मतलब होता है दुबलापन, बहुत ही वेरी थिन जिसको बोलते हैं, वो चीजें हो सकती है ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स, मतलब पूरा दुबला पतला होगा, बहुत ही कम। स्किन जो होगी वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी और रिंकल्ड हो जाएगी। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट जो वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लगेगा कंसिडरेबली। इसके अलावा जो ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज है, जो मेंटल फैसिलिटीज वगैरह जो है, मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेसिकोरकर। अब जो क्वेसिकोरकर है यहीं से आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरिक वैल्यू जो होती है वो उसको पूरी कंप्लीट मिल रही होती है। अब ये कैसे होता है, अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क विद द हाई कैलोरी लो प्रोटीन, यानी मदर मिल्क हटाकर उसको और फूड दे रहे हैं, उसमें कैलोरी तो बहुत ज्यादा है पर प्रोटीन जो है उसकी कमी है। क्लियर है। और ये किस में होती है, इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर के बीच में, 1 to 5 ईयर के बीच में ये हो सकती है। जब वो 1 ईयर से ज्यादा हो जाए तब ज्यादातर ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जैसा मेरेस्मस में हो रहा था वैसे ही क्वेसिकोर में भी क्या होता है, मसल्स वगैरह, थिनिंग ऑफ लिम्स वगैरह, फेलियर ऑफ द ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ तो होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है क्योंकि उसको कैलोरीफिक वैल्यू वो कंप्लीट मिल रही है, तो कुछ एक फेट जो होती है वो अब भी स्किन के नीचे है और इसीलिए एक्सटेंसिव ऑयडमा वहां पर देखने को मिलता है। ऑयड में क्या होता है, जहां पे फ्लूइड रिटेंशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है वो वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपका 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।